हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। ये आपका अध्याय चल रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले तत्वों के बारे में पढ़ा कि तत्व क्या होते हैं। देन जब बहुत सारे तत्व खोजे गए, उनकी डिस्कवरी हुई, वो नेचुरली हमें मिले या फिर उनको किसी भी विधि से बनाया गया या प्राप्त किया गया, खोजा गया, तो बहुत सारे तत्व हो गए। अब उनको स्टडी करने के लिए एक कोई पैटर्न चाहिए था, जिसके लिए क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, तत्वों को अलग अलग वर्गों में, समूहों में उनके गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया गया। यही वर्गीकरण था। और अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दी। जैसे आपने डोबेरेन ट्राइड पढ़ा, इसके बाद आपने न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ या न्यूलैंड ऑक्टेव क्लासिफिकेशन देखी, एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी। इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सबकी अलग अलग विशेषताएं थी, कुछ लिमिटेशंस थी, वो हमने पढ़ी थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको दिखता क्या क्या है। तो कुछ आपको ग्रुप्स दिखाई देते हैं, कुछ पीरियड्स दिखाई देते हैं, उन दोनों के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आपने अच्छे से स्टडी किया था। देन उस पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में विभाजित किया गया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, जिसमें से एस ब्लॉक को हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स या एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो एस पी डी एफ बेसिकली होती क्या है, ये आपके कोशों के अंदर पाए जाने वाले उपकोष होते हैं। ठीक है ना। देन उन उपकोशों के अंदर अलग अलग कक्षक होते हैं, जैसे कि आपने क्वांटम नंबर्स के आधार पर निकाला था कि कौन सी कोश में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने कक्षक होंगे, कौन सी कोश में कौन सा उपकोश है, फिर उस उपकोश में कितने कक्षक है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। फिर जो इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है या सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है, वो कौन सी उपकोश के कौन से कक्षक में जा रहा है, इस आधार पर आप उसको उस ब्लॉक का एलिमेंट बताते हैं। ठीक है ना। यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट अगर हैं तो उन सभी का जो वो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ऑर्बिट में जा रहा होगा। ओके, तो उसके लिए कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी थी, जैसे कि ऑल द एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल। सभी जो एस ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या है, सॉफ्ट मेटल्स हैं, कोमल धातुएं हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके जो क्वथनांक और गलनांक है वो कैसे हैं, कम है। दे आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कलर्स टू द फ्लेम एंड दे जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में आपने ये पढ़ा। देन पी ब्लॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे लास्ट सेशन में। आपका क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से हैं, जो आपके आवर्त सारणी में सबसे दाएं ओर रखे गए हैं, 13 से 18 वर्ग के जो तत्व हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ओके, इनका जो बाह्यतम कोश का या संयोजी कोश जिसे आप कहते हैं, उसका जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो जनरली क्या मिलता है, NS2 NP126 मिलता है। यानी वो नंबर वाली शेल जो होंगी वो सेम होंगी और उनमें एस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एस या सब शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी सब शेल में क्या होता है, 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इनमें आपको क्या क्या देखने को मिले, सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126। एनपी में पी में 1 इलेक्ट्रॉन भी आएगा तब भी वो पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो पी ब्लॉक का है। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम उसके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी में, ये आपने देखा था। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, विशेषताएं क्या है पी ब्लॉक के तत्वों में, आपको जनरली क्या क्या गुण या क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। द कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोस्टली कोवेलेंट इन नेचर। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, जो ये हैं आपके ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के तत्व, ये जनरली कोवेलेंट एटम्स इनमें आपको देखने को मिलेंगे या कोवेलेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, कोवेलेंट नेचर के होते हैं, सहसंयोजी इनकी प्रवृत्ति होती है जनरली। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बहुत सारी प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाती हैं। इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड the non-metallic character of the elements increases। ठीक है ना, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो आपको अधात्विक गुण जो होते हैं उनमें बढ़ोतरी होते हुए दिखती है।
एंड द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जनरली डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स। जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो जो आपकी क्या है यहाँ पर रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है नीचे की ओर चलने पे। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज अ नोबल गैस एलिमेंट विद अ क्लोज वैलेंस शेल NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। अगर आप पी ब्लॉक के एलिमेंट में आवर्तों को देखें तो प्रत्येक आवर्त नोबल गैस के साथ समाप्त होता है, यानी कि यहाँ बोरोन से चले थे और नियॉन पे खत्म हुए। नियॉन आपका क्या है, नोबल गैस के अंतर्गत आएगा। ठीक है। या एल्यूमिनियम से चले, आर्गन पे आपका खत्म हुए। गैलियम से चले, यहाँ पर क्रिप्टन के साथ खत्म हुए। इंडियम से जिनॉन पर। तो इस तरह से ये जो आपका आवर्त समाप्त हो रहे हैं पी ब्लॉक के, इस प्रकार से, तो वो अंतिम जो तत्व है वो नोबल गैस का है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। ये तो आपको वैसे भी पता है कि जब आप इधर से इधर को चलते हैं, यानी आवर्त में चलते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो आपको अधात्विक गुणों में वृद्धि होते हुए दिखती है। ठीक है। और अधात्विक जो विशेषताएं हैं वो बढ़ती हैं। जबकि आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो धात्विक गुणों में वृद्धि होते हुए दिखती है। तो पी ब्लॉक में वही कहा गया, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। जब हम वर्ग में नीचे की ओर चलेंगे ना, जैसे कि बोरोन से लेकर के यहाँ को चलेंगे नीचे को, तो आपको धात्विक गुणों, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो धात्विक गुणों में वृद्धि होते हुए दिखेगी। तो ये क्या है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके। तो इनके बारे में जनरल आप नोट कर लेंगे, मैं हिंदी में आपको बताऊंगी, फिर आगे चलेंगे। पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 13 से वर्ग 18 के तत्व। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आएंगे। संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NS2NP126। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। जैसे आप किसी भी यहाँ पर एटम, किसी भी एलिमेंट की बात कर लीजिए। यहाँ पे बोरोन की बात करते हैं। बोरोन आपका क्या है, वर्ग 13 का पहला आपका सदस्य है। वर्ग 13 का बोरोन की बात कर रहे हैं। परमाणु का क्रमांक 5। ठीक है। आपका जब आप उदासीन अवस्था की बात करेंगे, वहां पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु का क्रमांक यानी प्रोटोनों की संख्या, तो यानी कि ये क्या है, ये प्रोटोनों की संख्या है। ठीक है। और मैंने क्या बोला, उदासीन अवस्था में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो बराबर किसके है, आपके प्रोटोनों की संख्या के है, यानी बराबर 5। तो 5 इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब उन 5 के लिए आप बहु का प्रिंसिपल पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहली कोश आएगी 1 वाली, जिसमें आपका एक ही कोश पाया जाता है S वाला। तो आप लिखेंगे 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही कक्षक होता है आपका। तो 1s2 हो गया। देन दूसरा कोश आएगा आपका सेकंड वाला, ये K वाली कोश है। देन L वाली आएगी। L वाली में आपने कहा था मैम 2 प्रकार के कोश बनेंगे, एक S दूसरा P। तो S के लिए फिर से, अब ये सेकंड है क्योंकि, तो 2s हो जाएगा। ओके, 2s2। क्लियर। तो यानी इस वाली कोश में जो S उपकोश है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो 2 और 2 हो गए 4। हमारे पास कितने हैं, 5। अब कौन सा आएगा, P, 2p। आपने कहा था दूसरी वाली जो कोश होगी उसमें एक S की उपकोश बनेगी और दूसरे P के बनेंगे। ठीक है। तो P के आपके बनते हैं 3। कितने बनते हैं, 3।
और क्योंकि अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो हम यहां लगा देंगे। तो यही हमने बोला, जो बाह्यतम कोश का है या संयोजी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या लिखा हमने, NS2 जो है, यानी कि N क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बता रहे हैं, कौन से नंबर की कोश है, तो ये सेकेंड नंबर की है। तो जनरल ले लिया है ना, ये तो सिर्फ बोरोन की बात कर रहे हैं, उसमें तो आपके सारे तत्व आएंगे, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के। तो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NS2, यानी S का जो कोश है वो तो पूर्ण भरा हुआ है, एक वहां पर कक्षक आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। देन P का क्या होगा, 1 से लेकर के 6 तक के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किस केस में आ रहा है, इस बोरोन के केस में आ रहा है, और 6 इलेक्ट्रॉन किस केस में आएंगे, जब आप नियॉन की बात करें, है ना। नियॉन में आपके टोटल कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आपके S1s में आ गए, 2 आपके 1s में आ गए, 2 आपके 2s में आ गए, और बचे हुए जो आपके 6 होंगे वो कहाँ आएंगे, 2p में। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p6, 1s2 तो रहेगा ही, 2s2 2p6, तो वो 1 to 6 वाली कैटेगरी में आ रहा है, यानी 1 से लेकर के 6 तक के, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 6, लेकिन बाह्यतम कोश का वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो p सबशेल में जा रहा है, या p सबशेल के p ऑर्बिट में जा रहा है, इस वजह से हम उसको किसमें पढ़ रहे हैं, p ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ रहे हैं। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर हो गया होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से सब में आएगा। इससे पहले जब आप एस ब्लॉक पढ़ रहे थे, वहां पर आपने क्या बोला, NS 1 to 2, 1 to 2 क्यों बोला, क्योंकि एस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना मैक्सिमम, या तो एक जाएगा या 2 जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही ऑर्बिट वहां पर बन रही थी एस की। पी की तो कितनी बन रही है, पी की आपकी बन रही है 3, इस प्रकार से दिखाते हैं। तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या तो एक जाएगा, अदरवाइज 2 3 4 5 और 6, मैक्सिमम 6 जा सकते हैं। इसी प्रकार से तो आपने सारे नियम पढ़े थे कि एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये एक कक्षक है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और दोनों का जो क्या होगा, रोटेशन होगा, वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। चलिए इसे नोट करेंगे जल्दी। इसके अलावा आपने बात की है कि जितने आपके एलिमेंट्स हैं वो जनरली कोवेलेंट नेचर के हैं। सहसंयोजी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, 10th क्लास में पढ़ा था कार्बन के बारे में, इसी ग्रुप में यही उसको हम स्टडी कर रहे हैं, कार्बन को। देखिए ये आपका कार्बन, इस कार्बन पे पूरा चैप्टर पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्डिंग वही पढ़ी थी, कोवेलेंट नेचर के बारे में वही हम लोगों ने स्टडी किया था। तो जनरली सामान्य तौर पर जो इस पी ब्लॉक के अंतर्गत आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, सहसंयोजी प्रकृति है। ओके, इसके अलावा वर्ग में नीचे की ओर चलने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। ठीक है, और आवर्त में दाईं ओर चलने पर, आवर्त में चलने पर, यानी जब हम तत्वों को देखते हैं बाएं से दाएं ओर को। ठीक है, अधात्विक गुणों में
वृद्धि होती है, ठीक है ना। और उत्कृष्ट गैसें इसी ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं, जिनके पी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, इसीलिए ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना, जनरली। इसीलिए उनको क्या भी कहते हो आप लोग, अक्रिय, नोबल जिनको कह रहे हो, ठीक है। ये अब अभिक्रिया नहीं करते हैं, ऐसे लिख दिए, रासायनिक अभिक्रियाशीलता कम होती है। ये वर्ग 18 के तत्व हैं। ये मतलब जिनको आप उत्कृष्ट गैसें कह रहे हैं, नोबल गैसेस कह रहे हैं, वो चलिए नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे कुछ और पॉइंट पर बात। तो पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ा हमने पी ब्लॉक में, वर्ग 17 के, ये वर्ग 18 की बात हुई, वर्ग 17 और वर्ग 16 के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। वर्ग 16 जो आपका कौन सा है, ऑक्सीजन फैमिली, और वर्ग 17 हेलोजन फैमिली, ठीक है। वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है, ठीक है। और वर्ग 16 के तत्वों को, ठीक है, 18 के बारे में तो हमने बात कर ली है, 16 के तत्वों को चैल्कोजन या कैल्कोजन कहा जाता है, ठीक है। वर्ग 17 की बात करेंगे तो देखो, वर्ग 18 में आपने क्या बोला कि 6 इलेक्ट्रॉन है पी कक्षक में, वर्ग 17 की बात करेंगे तो वहां 5 ही इलेक्ट्रॉन है ना, पी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है वहां, तो वहां एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अगर उनको अपना अष्टक पूरा करना है। देन अगर वर्ग 16 की बात करें तो उनको 2 ही इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। वर्ग 17 की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पर फ्लोरीन, वो वहीं पाया जाता है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो आपका 16 वर्ग में मिलता है ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से उनके 16 वर्ग जो है आपका, वर्ग 16 जो है आपका, उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है उन सभी एलिमेंट्स को अपना स्टेप पूरा करने के लिए, और वो उन 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता को ही पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। वर्ग 17 में एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जहां फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, क्लोरीन की बात कर रहे हैं, आपका आयोडीन है, ब्रोमीन है, इनकी बात करें तो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सबको अष्टक पूरा करने के लिए, एक एक उनकी आवश्यकता होती है। तो इसी वजह से वो जनरली जो है आपका, जो यहाँ आपने एस ब्लॉक में पढ़ा था, ठीक है, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो इनसे, क्योंकि इनकी भी संयोजकता आप एक पढ़ते हैं, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार से आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इनके बारे में पढ़ा, वर्ग 13 से लेकर के और 17 तक के तत्वों के बारे में। इन 2 वर्ग के तत्वों की
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बहुत अधिक होती है कि एक या दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके स्थायी विन्यास या उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेते। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब ये हो गया आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। अब सेम वही जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में बोला, ऐसे तत्व जिनका वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ब्लॉक में जा रहा होगा, वो आपका क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आएंगे वो सारे तत्व। ठीक है, ये रखे कहाँ गए हैं, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए। ठीक है, जहां एस ब्लॉक में आप क्या देखते हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, और वहीं पी ब्लॉक में आपको नोबेल गैसेस जैसी धातुएं मिल रही है, कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो उन दोनों के बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम करता है, ये भी आप देखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एस ब्लॉक एलिमेंट, जो आपने पहले 2 वर्ग पढ़े थे, बाद में वर्ग 13 से 18 अपने पी ब्लॉक के अंतर्गत पढ़े। और इन दोनों के बीच में जो ये आपको हाईलाइटेड एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे आपके किस में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत। ओके, तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका क्या होता है, n-1 d1 to 10 ns0 to 2। ओके, यानी इससे क्या समझे, आपने अबाउ प्रिंसिपल में पढ़ा है कि जो s की ऑर्बिट होती है, एक कम d की ऑर्बिट आपको सेम जब आप बाद में भरी जाती है, समझ रहे हैं ना, यानी कि पहले आपका क्या भरा जाता है, 3s भरा जाता है, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो सेम वही हो रहा है, तो यहाँ पर 4s और 3d आपको कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिले। ओके, क्योंकि 2d तो होता नहीं है। तो इस प्रकार से n-1 का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, s की जो वो कोश है, और n-1 उससे पहली वाली कोश होगी, और उस कोश के उपकोश के कक्षक d वाले होंगे। समझ रहे हैं, तो इस प्रकार d में आप जानते हैं 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं, 5 कक्षकी क्योंकि d की बनती है, और s में तो आपको पता ही है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है, n-1 1 to 10 ns0 to 2. Okay, the D block elements are known as transition elements because they have incompletely filled d orbitals in their ground state or in any of the oxidation state. ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी कि आपका संक्रमण तत्व कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें आधे भरे हुए डी कक्षक यहाँ पर पाए जाते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या यहाँ पर इनकी, दे आर ऑल मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सभी क्या है, धातुएं, इसलिए संक्रमण तत्व, संक्रमण धातुएं ये यूज किया जाता है, और इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं नेचर में। ओके, दे मोस्टली form colored ions, exhibit variable valence oxidation states, and they are oftenly used as catalyst. Okay, ये मोस्टली आपका कैटलिस्ट के रूप में भी यूज किए जाते हैं, यानी उत्प्रेरक के रूप में। तो क्या क्या चीजें होंगी, पहला संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु इनको कहा जाता है क्योंकि आधे भरे हुए डी कक्षक यहाँ आपको मिलते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं।
पैरामैग्नेटिक इनका नेचर होता है। तो ये सारा आप डी ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ेंगे, जहां पर तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग के तत्वों की आप बात करते हैं। ओके, जल्दी से ऐसे नोट करें। चलिए, तो आज के सेशन में हमने पी ब्लॉक के बारे में बात की, डी ब्लॉक के बारे में बात की। डी ब्लॉक को आप बहुत अच्छे से एक बार घर में देख लेंगे, फिर आने वाले सेशन में हम डी और एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। साथ ही गुणधर्मों में आवर्तिता किस प्रकार से हो रही है उसको समझेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।